जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेफड़े के बारे में। फेफड़े को हम लोग इंग्लिश में लंग्स कहते हैं और इसको विज्ञान की भाषा में इसको हम लोग फुफ्फुस कहते हैं। तो फेफड़ा का इंग्लिश लंग्स और साइंस में इसको हम लोग फुफ्फुस कहते हैं। देखिए, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े का अध्ययन करना पुल्मोनोलॉजी कहलाता है। तो आइए बात करते हैं फेफड़े के बारे में। देखिए, फेफड़े यहाँ पे जो मैं बार बार बोल रहा हूँ फेफड़े, क्योंकि हमारे शरीर में फेफड़े दो संख्या में होते हैं, नहीं एक जोड़ी में होते हैं। तो इसलिए मैं फेफड़ा ना बोल के फेफड़े बोल रहा हूँ, क्योंकि दो संख्या में होते हैं। तो फेफड़े जो होते हैं ये मनुष्य का एक प्रमुख अंग होता है, यानी कहने का मतलब ये श्वसन का एक प्रमुख अंग होता है। और ये दो संख्या में होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, कोमल तथा ये लचीले अंग होते हैं, जो वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। देखिए, वक्ष गुहा का मतलब ये होता है कि कंधे जो हमारे गर्दन के नीचे जो कंधा होता है, कंधे के नीचे, और फेफड़ा जो होता है फेफड़े के नीचे होता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा, यानी कंधे के नीचे और डायाफ्राम के ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। तो ये जो फेफड़ा होता है ये वक्ष गुहा में हृदय, यानी जो हृदय जिसको हम लोग इंग्लिश में हार्ट कहते हैं और उर्दू में इसको हम लोग दिल कहते हैं। तो ये क्या करता है, फेफड़ा हृदय को घेरे हुए वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। फेफड़े का जो वज़न होता है ये लगभग 1300 ग्राम, या इसी को आप 1.3 किलोग्राम कह सकते हैं। और प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली तथा दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है, जिससे हम लोग फुफ्फुस आवरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए, फुफ्फुस आवरण, इसका मेन कार्य क्या होता है, फुफ्फुस आवरण फेफड़े से होने वाले घर्षण से सुरक्षा देता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे फेफड़े के अंदर हवा आती है, ऑक्सीजन आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर जाता है, देखिए जब आता है ऑक्सीजन या हवा कह सकते हैं, तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, फूलता है। और जब हवा बाहर चली जाती है तो फेफड़ा सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है कि फेफड़े के चारों तरफ जो पसलियाँ होती है उनसे हमारा फेफड़ा रगड़ खाता है, जिसकी वजह से घर्षण होता है। तो इस घर्षण से सुरक्षा देने का कार्य करता है फुफ्फुस आवरण, अर्थात फेफड़े के चारों तरफ जो दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है वो घर्षण से सुरक्षा देने का कार्य करता है। अगर दोहरी झिल्ली ना हो तो बार बार रगड़ने से आपका जो फेफड़ा है वो घिस सकता है। तो यहाँ पे फुफ्फुस आवरण घर्षण से सुरक्षा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो दाहिना फेफड़ा। देखिए, दो फेफड़े होते हैं, एक होता है दाहिनी तरफ, एक होता है बाएं तरफ। तो जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, चौड़ा होता है, परंतु लंबाई में छोटा होता है। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो मैंने बोला दाहिना फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, चौड़ा होता है और लंबाई में छोटा होता है। देखिए, बड़ा और लंबाई में अंतर, जैसे आप समझ सकते हैं कि लाल किला जो है वो बड़ा है और कुतुब मीनार लंबा है। तो इस तरीके से तो दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, चौड़ा होता है, परंतु लंबाई में छोटा होता है। बात करते हैं तंतुपट, इसी को हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। तो तंतुपट जो होता है ये फेफड़े का आधार होता है, क्योंकि फेफड़ा इसी पे टिका होता है। तंतुपट या डायाफ्राम जो होता है ये फेफड़े का आधार होता है, क्योंकि तंतुपट के ऊपर उभरे हिस्से पर ये चिपके रहते हैं। दायां फेफड़ा होता है इसके ये 3 पिंडों में, तथा बायां फेफड़ा जो होता है वो 2 पिंडों में बटा होता है। तो ध्यान देना है कि जो फेफड़े होते हैं वो उनका आधार होता है डायाफ्राम, ये डायाफ्राम के ऊपर ही स्थित होते हैं। तो तंतुपट या डायाफ्राम को फेफड़े का आधार कहते हैं, क्योंकि तंतुपट के उभरे यानी ऊपरी हिस्से पर ये चिपके रहते हैं। और जो दायां फेफड़ा होता है, दायां फेफड़ा 3 पिंडों में तथा बायां जो फेफड़ा होता है वो 2 पिंडों में बटा होता है। अब बात करते हैं फेफड़े के आंतरिक संरचना के बारे में। तो देखिए, जो फेफड़े होते हैं फेफड़े के अंदर उप शाखाएँ होती हैं, जिन्हें हम कूपिका नलिकाएँ कहते हैं। और इन्हीं जो कूपिका नलिकाएँ होती हैं इनके ऊपर अंगूर के गुच्छे के समान वायु कोष होते हैं। और यही वायु के जो कोष होते हैं ये गैस का विनिमय अर्थात एक्सचेंज करते हैं। कहने का मतलब ये ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो गैस का विनिमय का मतलब ये होता है। और प्रत्येक जो वायु कोष होते हैं ये सल्की उपकला की चपटी पतली कोशिकाओं से बना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, फेफड़े के आंतरिक संरचना यानी इस फेफड़े के अंदर क्या होता है, तो फेफड़े के अंदर उप शाखाएँ होती हैं जिन्हें हम कूप नलिकाएँ कहते हैं। और इन्हीं कूप नलिकाओं में अंगूर के गुच्छे के समान कई वायु कोष लगे होते हैं। और ये वायु कोष जो होते हैं ये गैस का विनिमय करते हैं, अर्थात गैस को एक्सचेंज करते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। और ये जो वायु कोष होते हैं प्रत्येक वायु कोष सल्की उपकला
जिसको हम लोग एपिथेलियम इंग्लिश में बोलते हैं उपकला को। तो सल की उपकला की चपटी पतली कोशिकाओं से ये बना होता है। तो आइए थोड़ा सा इमेज में देखते हैं इस चीज़ को हम। आइए इसको इमेज में देखते हैं। देखिए ये आपका ये दो फेफड़े हैं, ये दाहिना फेफड़ा है आपका, ये बायां फेफड़ा है, और ये आपकी श्वास नली है जो ऊपर से आई रहती है। तो ये श्वास नली होती है जिसको हम लोग साइंस में ट्रैकिया कहते हैं। और ये सांस नली से दो नली फेफड़े के अंदर जाती है जिनको हम लोग शाखा कहते हैं। और इन्हीं शाखाओं से कई उप शाखाएँ निकली होती हैं जिनको हम लोग कूपिका नलिका कहते हैं। यानी जो दो शाखाएं होती हैं, इनसे देख पा रहे होंगे कुछ शाखाएं निकली होती हैं जिनको हम लोग उप शाखाएँ कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग कूपिका नलिकाएँ कहते हैं। और इन्हीं कूपिका नलिकाओं के ऊपर अंगूर के गुच्छे के समान कुछ आपको वायु कोष दिख रहे होंगे, यही आपके क्या है, वायु कोष। तो फेफड़े का जो आंतरिक संरचना होती है इसमें क्या होते हैं, कूप नलिकाएँ होती है, और इन्हीं कूप नलिकाओं के ऊपर अंगूर के गुच्छे के समान वायु कोष होते हैं। और इन वायु कोष का काम होता है गैस का विनिमय करना। अर्थात कहने का मतलब कि देखिए जब यहाँ से हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन आती है हवा के साथ और ये वायु कोष तक पहुँचती है, और इसी वायु कोष में हमारा ब्लड आता है। ब्लड क्या करता है, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करता है, वायु कोष अपने अंदर ले लेता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको क्या करता है, ब्लड में दे देता है। तो ये वायु कोष का काम यही होता है, यानी ये गैस का विनिमय करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खींचते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे ये फेफड़ा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डायफ्राम होता है वो फेफड़े का आधार होता है, यानी फेफड़ा इसी के ऊपरी हिस्से पे टिका होता है। तो देखिए ये डायफ्राम है। देखिए डायफ्राम का काम ये होता है कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो जो हवा हमारे शरीर में अंदर आती है, फिर इनसे जो भी व्यर्थ जो हवा बच जाती है, गैस हो जाती है, उनको हमको क्या करना पड़ता है, फेफड़े से बाहर भी भेजना पड़ता है। तो इन दोनों फेफड़ों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि उस हवा को बाहर भेज दे। तो यहाँ पर जो ये हमारा डायाफ्राम होता है ये क्या करता है, फेफड़े को पुश करने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब फेफड़े के अंदर जो व्यर्थ गैस है उसको बाहर निकालने में हमारा मदद करता है डायाफ्राम। आप देख पा रहे होंगे कि जो बायां फेफड़ा है आपका, थोड़ा सा इस इमेज में हम हल्का सा मैंने इधर दबा दिया है। तो देखिए यहीं पे आपका जो फेफड़ा होता है, दोनों फेफड़ों के अंदर ही आपका हृदय होता है। तो ये हृदय कुछ इस हिस्से की तरफ होता है, इसलिए आपका ये बायां फेफड़ा होता है थोड़ा सा ये अंदर की ओर इधर दबा रहता है। तो आपका जो हृदय होता है यहीं पे इन दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। तो उम्मीद करूँगा ये सारा आप समझ पाए होंगे। आइए आगे बात करते हैं फेफड़े का कार्य। देखिए हम लोग बात करेंगे फेफड़े का कार्य। तो जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी ब्लड को फिल्टर किया जाता है। फेफड़ा रक्त से हानिकारक गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है तथा लाभदायक गैस ऑक्सीजन को रक्त में मिला देता है। साथ ही ये ऑक्सीजन को वातावरण से अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ देता है। तो फेफड़े में रक्त का यानी ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर किया जाता है। और फेफड़ा जो होता है रक्त से हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और लाभदायक गैस ऑक्सीजन को मिला देता है ब्लड में। साथ ही इसका ये भी कार्य है, ये क्या करता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ये अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों फेफड़े के खराब होने के लक्षण, यानी ऐसे कौन कौन से लक्षण होंगे जिससे आप पता कर पाएंगे कि हमारे फेफड़े में समस्या है। तो पहली बात सांस लेने में कठिनाई आपको होगी, सांस की अत्यधिक कमी आपको महसूस होगी, घुटन होगा, थूक वाली खांसी अर्थात जिसको हम लोग बलगम कहते हैं। जब खांसते हैं तो आपको एक अजीब तरीके से कफ निकलता है जिसको हम लोग बलगम कहते हैं। तो थूक वाली खांसी अगर आपके आ रही है लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो तब भी आपको अपने फेफड़े को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या हो सकती है। तो थूक वाली खांसी या बलगम वाली खांसी हो गई। खांसी में खून का आना, अगर आप मान लीजिए खांस रहे हैं, अगर आप खांसते दौरान ब्लड आ जाता है तब भी फेफड़े में समस्या हो सकती है। तो खांसी में खून का आना, सांस लेने में घबराहट या हाफना कह सकते हैं, बेचैनी, छाती या कह सकते हैं सीने में दर्द होना, वज़न घटना इत्यादि समस्याएं अगर आपको दिखती हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके फेफड़े में समस्या हो सकती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सांस में कठिनाई होना, सांस में अत्यधिक कमी महसूस होना, घुटन होना, थूक या बलगम वाली खांसी आना, खांसी के दौरान खून का आना, सांस लेने में घबराहट होना या हांफना, बेचैनी, सीने में दर्द होना और वज़न का घटना। तो इतनी समस्याएं होती है दोस्तों फेफड़े के खराब होने के। अब हम लोग बात करेंगे फेफड़े को साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ध्यान देना,
फेफड़े को अगर मुझे साफ़ करना है तो क्या करना चाहिए, तो अदरक या दालचीनी वाली हमको चाय पीना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग कोशिश करें कि हम लोग अदरक या दालचीनी वाली चाय पिएं। देखिए यहाँ पे दालचीनी का मतलब ये नहीं कि दाल और चीनी, दालचीनी एक पदार्थ है, जैसे आपका अदरक होता है ठीक उसी तरह आपका दालचीनी भी होता है। तो अदरक व दालचीनी वाली चाय आप पीजिए। हल्दी पानी से आप गरारे लीजिए, गर्म पानी का भाप ज़रूर लें और प्राणायाम करें। जो प्राणायाम होता है ये एक योगा का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि एक नाक को दबाकर एक नाक से सांस लिया जाता है, फिर जिस नाक से सांस लेते हैं उसको दबाकर फिर सांस को दूसरी नाक से छोड़ा जाता है। तो ये होता है आपका प्राणायाम, ये योगा का हिस्सा है। तो ये सुबह सुबह प्राणायाम करने से क्या होता है, आपका फेफड़ा बहुत ही यानी साफ़ हो जाता है, उसके अंदर जो भी गंदगियाँ रहती वो बाहर चली जाती हैं। तो अदरक व दालचीनी वाली चाय पीजिए, हल्दी पानी से गरारे लीजिए, गर्म पानी का भाप लीजिए और प्राणायाम करें। फेफड़े में लास्ट हम बात कर लेते हैं कि फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए अभी हमने बात किया कि फेफड़े को साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए, अब हम बात करने वाले हैं फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो फेफड़े को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो धूम्रपान से बचें, अंदर व बाहर के प्रदूषण से बचें, योगा और एक्सरसाइज करें, विटामिन सी से भरपूर आहार लेने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अपने फेफड़े को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए ताकि आपका फेफड़ा स्वस्थ रहे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया, फेफड़े से संबंधित बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।